हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा मैं आज क्या करने वाला हूं। तो आज मैं आपको जो विमीय सूत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करवाऊंगा। तो क्या आप रेडी हैं सभी लोग? जो जो वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले वो अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मैं आया हूँ, ठीक है, ताकि मैं जान सकूँ कौन कौन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक और टॉपिक क्लियर कर दूँ, जो है विमीय सूत्र लिखने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो क्या है हमारा विमीय सूत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा कि किसी भौतिक राशि की बीमा लिखते समय उसके मात्रकों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में तथा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे आपको मान लीजिए द्रव्यमान और समय और लंबाई तीनों का मात्रक लिखना है, तो हम उसको क्रमशः MLT इसके द्वारा लिखेंगे, MLT, और बड़े कोष्ठक में लिखेंगे और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा उसे प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हो गया? किसी भी मात्रक को लिखने के लिए या तो मीटर का हो, द्रव्यमान का मात्रक हो या समय का मात्रक हो, उन सभी का मात्रक लिखते समय हम उनके बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे और साथ ही हम उसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ये लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा बात आता है हमारा, दूसरा क्या है यहाँ पर, समान बीमा वाले भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है और ऐसा करने से बीमा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कैसे हुआ, चलिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई समीकरण दिया हो x बराबर 80, प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसकी राशि देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि भौतिक राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये भौतिक राशियाँ हैं, इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन इसकी बीमा में परिवर्तन नहीं होगी। अर्थात क्या होगा, जो एटी की बीमा होगी, एटी की जो बीमा होगी वह बी टी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी, बी टी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखिए जब भी किन्हीं दो राशियों को जोड़ा जाता है तो उनका जो विमीय होता है सूत्र वो समान होता है। यानी कि जो एटी प्लस बी टी स्क्वायर जोड़ा गया है तो एटी की बीमा और बी टी स्क्वायर की बीमा दोनों क्या होगी, समान होगी। क्लियर हो गया? यही आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपके प्रश्न में, जो आपको प्रश्न दिया जाएगा उसमें आपकी ये काम में आएगा। तो इसके पहले इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि समान बीमा वाले भौतिक राशियों को हम जोड़ा व घटाया जा सकता है। यदि हम किसी दो भौतिक राशि जुड़ी हुई है तो उसकी जो बीमाएँ होंगी वह समान होंगी, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अभी मैं आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इसे समझिए कि भौतिक राशियों को जोड़ा व घटाया जा सकता है, जबकि भौतिक राशियाँ क्या हो, समान बीमा वाली हों। क्लियर हो गया? चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किसी भौतिक समीकरण को विमीय रूप से सही होने के लिए उस समीकरण का समस्त पदों की बीमा समान होनी चाहिए। याद कीजिए मैंने आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था कि s बराबर, उसको मैंने आपको सॉल्व करा था ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऐसा नहीं करवाया था, लेकिन उसमें बस क्या नहीं था, ut स्क्वायर नहीं था, s बराबर हाफ GT स्क्वायर था। क्लियर हो गया? तो किसी भौतिक राशि को विमीय रूप से सही होने के लिए, कि जो दिया गया समीकरण सत्य है या नहीं है, उसको सही होने के लिए विमीय रूप से, किस रूप से सही होने के लिए, विमीय रूप से सही होने के लिए उस का समस्त जो बीमा है, इसकी जो बीमा होगी इसकी बीमा के बराबर होनी चाहिए, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा होनी चाहिए, तभी वह जो भौतिक समीकरण है वह विमीय रूप से सही होगा। इतना बात क्लियर हो गया आपकी? चलिए अब अगला टॉपिक हमारा आता है। तो शुद्ध अनुपात, शुद्ध संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती, जैसे अपवर्तनांक हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, आदि हुआ। तो यहाँ पर जो शुद्ध संख्याएं हैं या शुद्ध अनुपात है, देखिए जो अपवर्तनांक है वह शुद्ध अनुपात है कि नहीं है। देखिए
अपवर्तनांक क्या होता था, C/V। n बराबर क्या होता था, C/V। ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो 4/4 क्या हो गई, ये भी शुद्ध अनुपात है ना, दोनों समान अनुपात क्या है, समान है, तो इसकी भी कोई बीमा नहीं होती है। यहाँ पर देखिए 2 4 यानी कि 2 और 4 देखिए शुद्ध संख्याएं हैं, तो इसकी भी कोई बीमा नहीं होगी। आप जो बातें मैंने आपको बताई उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि की बीमा को लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, ये आपकी हेडिंग रहेगी और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर बात हो गई कि किसी भौतिक राशि की बीमा को हम कैसे लिखते हैं। अब बात आती है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे उससे पहले आपको बता दें, तो इस जो अध्याय है इसमें केवल एक ही सूत्र है, उसका हमको जो लगेगा न्यूमेरिकल में, क्या पहला सूत्र क्या है, m1 अपान m2 की होल की पावर a, l1 l2 की होल की पावर b, t1 अपान t2 की होल की पावर c बराबर n2। तो इसका जो प्रयोग होगा किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए। जैसे आपको दिया गया है कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए, 1 जूल को अर्ग में बदलिए, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल समझने के लिए बता दे रहा हूँ। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। अब देखिए जूल किसका मात्रक है, कार्य का, और ये MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन जो अर्ग है वह CGS पद्धति में होता है कार्य का मात्रक, जो कार्य अर्ग है वह CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है, जबकि जूल MKS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपसे कहेगा कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए, तो आपको इसी फार्मूला के द्वारा जूल को अर्ग में बदलना होगा। क्लियर हो गया। इस समीकरण का कहाँ प्रयोग होगा जान लिया। चलिए तो चलिए अब सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको केवल 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा इसमें डिटेल में समझाऊंगा, उसमें कोई भी रियायत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब उसे बढ़ते हैं आगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी भौतिक राशि ए का सूत्र ए बराबर अंडरवुड दाब बटे घनत्व है, तो ए की बीमा पूछिए। ए की बीमा पूछा गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ए है, ए बराबर क्या दिया गया है हमारा, अंडरवुड दाब बटे घनत्व दिया गया है, दाब बटे घनत्व दिया गया है। तो सबसे पहले हम दाब की बीमा लेंगे, दाब की बीमा, तो अंडरवुड रहेगा ये, ठीक है। दाब की बीमा क्या होती है, यम L -1 यम L -1 T-2 होता है। दाब की बीमा क्या होती है, एल यम L -1 T-2 हो जाएगा बटे। अब घनत्व की बीमा क्या होती है, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। यम L की पावर -3 होता है, ये क्या होती है, होता है घनत्व का बीमा हो जाता है। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए m ऊपर है m नीचे है, ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक m कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हम l को ऊपर भेजते हैं तो -3 है, तो ऊपर जाकर +3 हो जाएगा। जो l को अगर हम ऊपर भेजते हैं, ये -3 है तो ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो l अगर इसकी बीमा निकालते हैं अंडरवुड में है, ठीक है, l यहाँ पे -1 है इंटू l, यहाँ पे -3 था, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं ए की बीमा, तो 3 में से 1 2 होता है, L2 हो जाएगा, T की पावर -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए की बीमा हो जाएगी। L2 T-2 क्या हो जाएगी हमारी, ए की बीमा हो जाएगी। क्लियर हो गया। L2A2 क्या हो जाएगी हमारे, बीमा हो जाएगी। आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। और एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ये अंडरवुड में है ना, ये अंडरवुड में है। अगर हम इसका अंडरवुड खोलते हैं
ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, हमें ए की बीमा में क्या प्राप्त हुई है अभी, अंडर रूट L2t-2 ये अभी हमें मिली है। अगर हम अंडर रूट को हटाते हैं तो जो 2 है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी हमारी, Lt-1 हो जाएगा। जो ए की बीमा क्या आ गई हमारी, Lt-1 हो जाएगी। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है और उसकी बीमा को याद करना है। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे कहा था कि आप जितने भी भौतिक राशियाँ मैंने आपको बताई हैं उसका जो फार्मूला होता है, जैसे बल होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, घनत्व, बल क्या होता है, इसे सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा याद कर लीजिए तो आपको जो विमीय सूत्र है उसको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि वेग बराबर है अंडर द्रव्यमान बटे एक्स है तो एक्स की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो एक्स की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वहाँ पर उसको जो उसका स्थान है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए, वेग, अब हमें पहले वेग की बीमा ज्ञात करनी होगी। वेग की बीमा क्या होती है, मीटर पर सेकंड होता है, तो Lt-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Lt-1 हो जाएगा, Lt-1 ये हो गई वेग की बीमा। वेग की बीमा बराबर अंडर रूट दाब। अब हमें हमें क्या पता है दाब की बीमा क्या होती है, अभी हमने निकाला L-1 T-2 ये दाब की बीमा होती है, बटे क्या है एक्स, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो इसकी पावर 2 हो जाएगा और जो अंडर रूट है वह हट जाएगा। चलिए, इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे Lt-2 की पावर 2 बराबर क्या आ गया हमारा, L-1 T-2/x। ठीक है, तो यहाँ पर अब x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर ये ml-1 T-2 अपान क्या हो जाएगा हमारा, Lt-2 का होल स्क्वायर, Lt-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रुकिए Lt-1 है ना, Lt-1 का होल स्क्वायर, तो Lt-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से x की बीमा क्या आ जाएगा हमारा, यम, देखिए यम L-1 T-2 अपान क्या हो जाएगा हमारा, L2T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या कैंसिल हो रहा है, T-2 कैंसिल हो जा रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या, अगर हम L को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, L की पावर -2 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा ML-1 और L-2 बचेगा, तो ML की पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ML की पावर -3, जो x की बीमा क्या आ गई हमारी, ML की पावर -3 आ गई। क्लियर हो गया, चलिए, सबका समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की होता है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, इसकी चर्चा मैंने पहले कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए जूल को अर्ग में बदल रहे हैं, यानी कि हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर जो जूल है वह कार्य का MKS पद्धति में मात्रक है, जबकि जो अर्ग है वह CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है। और हम जानते हैं जो कार्य का मात्रक का विमीय सूत्र क्या होता है, जो कार्य के मात्रक का विमीय सूत्र, पहले यहाँ पर रुक जाइए, जो कार्य का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, यम, इसको आप निकाल लीजिएगा, ML स्क्वायर T-2, ML स्क्वायर T-2 होता है। तो अब क्या करेंगे, माना कि जो M1
माना M1 L1 और T1 क्रमशः किलोग्राम मीटर, दैट नहीं बट रही है, सेकेंड, ठीक है, ये हैं। और जो M2 अगले पेज पे M2 L2 और T2 ये क्रमशः क्या है, ग्राम है, सेकेंड है, ग्राम है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेंटीमीटर है और सेकेंड है। हमने क्यों ग्राम सेंटीमीटर सेकंड लिया, क्योंकि देखिए जो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल है, तो उसको हम पहले एमकेएस में लेंगे। पहला मात्रक क्या है एमकेएस में, तो किलोग्राम मीटर सेकंड लेंगे। और जबकि दूसरे माध्यम अर्ग क्या है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है, तो यहाँ पे सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर व सेकंड को प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर अब इन पद्धतियों में जो एमकेएस पद्धति में है, जो कार्य का विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए M1 L1 का स्क्वायर T की पावर -2 होगा एमकेएस पद्धति में। जबकि सीजीएस पद्धति में क्या होगा, M2 L2 T की पावर T2 की पावर -2, ये होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या हो गया, M1 L1 2 और T1 -2 हो जाएगा। क्लियर। और सीरीज पद्धति में क्या हो जाएगा, जो लिखा है वही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम जो है वो फार्मूला में रखेंगे N1 में। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए N1 क्या हो जाएगा, M1 L1 का स्क्वायर T1 का -2 बराबर N2 इंटू M2 L2 स्क्वायर T2 -2। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि हमने जो पहला मात्रक हमने क्या रखा है, M1 L1 और T1 माना था, क्योंकि कार्य में जो एमकेएस पद्धति में मात्रक यही होता है, तो उसको मैंने उतार लिया। ठीक है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, N2 का मान निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा, N1 ब्रैकेट शुरू M1 अपान M2 की पावर, देखिए n की पावर 1 है, n की पावर 1 है, दोनों समान है तो n की पावर 1 रहेगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, L1 अपान L2 की पावर 2 है, दोनों में पावर 2 है, पावर 2 हो जाएगा। T1 अपान T2 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी पावर क्या है, -2 है, इसकी पावर क्या है, -2 है। देखिए ठीक है, और L की पावर भी 2 है, L की पावर 2, तो L1 अपान L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो M1 है वो किस में है, मीटर में है, और M2 क्या है, सेंटीमीटर। ये क्या, ये मीटर में है और M2 सेंटीमीटर में है। L1 क्या है हमारा, L1 M क्या है, ग्राम में है ना, किलोग्राम में है ना, M माने मास होता है, द्रव्यमान होता है, किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। जो L क्या है हमारा, वह मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको अगले पेज पर, रुकिए, चलिए तो क्या होगा, N2 क्या हो जाएगा हमारा, रुकिए गड़बड़ा जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए N2 क्या है हमारा, 1 हो जाएगा। N2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 होगा, क्योंकि हमें 1 जूल बराबर करना था ना, तो N1 का मान क्या है हमारा, 1 है। अगर होता देता कि 10 जूल बराबर ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर 1 की जगह पर 10 हो जाता। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये किलोग्राम था, जो M1 था वो किलोग्राम में था और M2 क्या था, ग्राम में था। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदलते हैं, 1000 ग्राम हो जाएगा, और ये ग्राम में है ही। क्लियर हो गया, बट कर देते हैं। इसकी पावर 1 था तो कोई मतलब ही नहीं। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, क्योंकि देखिए बटे में क्या है, सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100
सेंटीमीटर होता है। और अब देखिए जो T1/T2 था दोनों सेकंड में था, तो दोनों कट के 1 हो जाएंगे, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 1 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, उसका मान 1 ही आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा 1000 गुणे 100 बचा यहाँ पर, और इसका मान 1 ही है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 है ना, 10 की घात, यहाँ पे देखिए ये भी स्क्वायर था, ये स्क्वायर है, भूलिए मत। ठीक है, अगर कोई चीज़ भूल जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 100 को, और गुणे 1 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 3 0 2 5 2 7, तो 10 घात 7 हो जाएगा अर्घ, 10 की घात 7 अर्घ हो जाएगा हमारा। जो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्घ होता है। क्लियर हो गया। चलिए मैं इसको आपको शुरुआत समझाता हूँ। ठीक है, कहाँ पर गया, चलिए यहाँ पर हमने इस सूत्र का प्रयोग किया कि n1 की पावर a। तो यहाँ पर देखिए ये तो है ही नहीं वाला यार, करिए क्या, नहीं है रुकिए। यहाँ पे देखिए जो कार्य का मात्रक होता है mL2t की पावर -2 होता है, और हमने m1 L1 T1, क्योंकि जो जूल होता है वो कार्य का MKS पद्धति में मात्रक होता है। क्लियर हो गया। तो हमने m1 L1 T1 को क्रमशः किलोग्राम, मीटर और सेकंड में मापा, और हमने m2 L2 और T2 को ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में मापा, क्योंकि जो अर्घ होता है वह सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। अब हमने क्या किया, इसी के आधार पर देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। जो कार्य का मात्रक होता है यम है, तो यहाँ पे MKS पद्धति में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने m1 L1 T1 माना ना, तो यहाँ पे m1 L1 T1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और बात करते हैं सीरीज में हमने m2 L2 और T2 माना, तो यहाँ पर m2 L2 की पावर 2 T2 की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या आ गया ये, और सीरीज पद्धति में मात्रक ये आ गया। अब उसको हम सूत्र में रख देंगे, तो n1 इंटू m1 की पावर 1 L2 की पावर L1 की पावर 2 T1 की पावर -2, बोलने में पता लग रहा है। तो n बराबर n2 इंटू क्या हो जाएगा, m2 की पावर 1 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम n2 का मान निकालते हैं तो n1 क्या हो जाएगा, m1/m2 की होल पावर 1 और L1/L2 की होल पावर 2 हो जाएगा, और T1/T2 की होल पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चूँकि हम ये m1 L1 और T1 क्या है, m1 L1 T1 बस MKS पद्धति में मापा गया है। तो MKS पद्धति में द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, MKS पद्धति में द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, और लंबाई को मीटर में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। जबकि देखिए m2 L2 और T2 क्या है, सीजीएस पद्धति में है। तो सीजीएस पद्धति में हम मतलब द्रव्यमान को ग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। क्लियर हो गया। और इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं, रुकिए कहाँ गया, ठीक है। तो ये n2 क्या हो गया, अब हमने ये m1 था, ये m2 था, ये L1 था, ये L2 था, ये T1/T2 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m1 क्या था, किलोग्राम में था, तो उसको हमने ग्राम में बदला। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ पे केवल 1000 बचा। और उसके बाद L1/N2 है, तो L1 किस में है, मीटर में है, तो हमने उसको सेंटीमीटर में बदला। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गए। और T1 T2 क्या है, सेकंड में से कट गए, तो बचा क्या, 1 की घात -2 बच गया। तो हमने देखा कि इसको आगे सॉल्व किया कि 1000 गुणे 100, क्योंकि होल की पावर क्या थी, 2 थी, तो यहाँ पर 100 गुणे 100 कर लिया, गुणे 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 की घात 7। तो 1 जूल बराबर क्या आ गया हमारा, 10 की घात 7 अर्घ आ गया। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे। तो आप के लिए एक होमवर्क मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप बताइए कि 1 न्यूटन को डायन में बदलिए, 1 न्यूटन को डायन में बदलिए, आपका होमवर्क है।
और बिल्कुल इसी सेम फार्मूला से आप करेंगे। अगर ना आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अलविदा लेता हूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।